नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अभिषेक बनर्जी पे सोनारपुर में हुए हमले की एंड तथाकथित अंडा कांड की, जो उन पे अंडे फेंके गए और जिसका इतना बड़ा तूल सोशल मीडिया ने बनाया एंड न्यूज़पेपर्स ने एंड इवन नेशनल मीडिया ने भी बनाया, और किस तरह 24 घंटे में इस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश होता है। अब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इस केस को उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की ये सोची समझी साजिश थी। अब मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा जहाँ पे आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या, ये मामला है क्या। बट लास्ट में जब मैं अपने फैक्ट्स खत्म करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला है क्या। दिखाया कुछ और गया बट ये मामला था कुछ और। तो होता ये है कि अभिषेक बनर्जी मिलने जाते हैं उनकी पार्टी के एक वर्कर से जिसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका नाम था सुअंजू कर्माकर। तो अभिषेक बनर्जी ने ये हल्ला मचा दिया कि पोस्ट पोल वायलेंस में सुअंजू कर्माकर की हत्या की गई है, या वही कारण थे जो बीजेपी के जो मारपीट से उसकी हत्या हुई है पोस्ट पोल वायलेंस के बाद। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ गया ना। मतलब उनका एक बंदा मरता है और वो उसको एक ऐसे नाम देना चाह रहे थे कि बीजेपी के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद बीजेपी के वर्कर्स ने उस बंदे को मारा है। अब बात ये थी या सच्चाई क्या थी, आइए जानते हैं। तो सुवंदु करमारकर जो था ना, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ सुवंदु करमारकर था कौन। सुवंदु करमारकर एक टीएमसी का ऐसा बंदा था जो हैबिचुअल ड्रिंकर था एंड नशेड़ी था एक नंबर का, और जो ओपनली रोड्स पे नशे करता था और औरतों को बदतमीजी करता था। कई बार उसकी शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन वो टीएमसी का कार्यकर्ता था, इसलिए उस पर एक्शन नहीं होता था। तो क्योंकि टीएमसी सरकार थी, कोई कर ही क्या लेगा। एंड इवन 2021 की जो पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी ना, उसमें भी सुवंदु कर्माकर ने बहुत ज़्यादा उसका योगदान था उस वायलेंस में। तो 4 मई को रिजल्ट आता है और बीजेपी जीत जाती है। ठीक है, समझो यहाँ से मामला। 4 बीजेपी को रिजल्ट आया, 4 मई को रिजल्ट आता है। 6 मई को सुवंदु कर्माकर को पास के क्लब में बुलाया जाता है जहां वो पहले जाता था, दादागिरी झाड़ता था। देन उसको ये बोला जाता है कि अब टीएमसी की सरकार नहीं है, अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, अब कायदे से रहो और फायदे से रहो, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा। फिर वो होता ना खुमार, टीएमसी का खुमार, तो उसमें टीएमसी का खुमार अभी भी चल रहा था। तो वो क्या करता है, वो उनसे गाली गलौज करता है, और इस बीच में रैप्टे पड़ जाते हैं उसको, 2-3 रैप्टे भी पड़ जाते हैं उनसे। ठीक है, और मतलब मार तो पड़ती है लेकिन वो चला जाता है वहाँ से। ठीक है, और उसके निकलने के बाद वो सीधा जाता है घर, और घर निकलने के बाद वो अपनी मदर से मिलता है। एंड वहाँ पे जो बाद में ये चीज़ पता चली है कि वो एक दुकान में गया, ठीक है, और कुछ बीड़ी लिए, कुछ सिगरेट लिया, और फिर वो घर जाता है। घर जाता है, माँ से बात करते करते वो माँ के सामने कोलैप्स हो जाता है। पर उस टाइम भी उसके घर वालों ने किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया। सोचो, सोची समझी एक कॉन्स्पिरेसी। किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाते। ही वॉज लाइक लाइंग डाउन, एंड एक लोकल कंपाउंडर था, उसको बुलाया जाता जब तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, और वो बताता है कि इसको ले जाओ, इसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। फिर हॉस्पिटल की तरफ कूच करते हैं वो। ठीक है, उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ कि भाई चलो अब तो ले ही चलते हैं। 3-4 घंटे हो गए थे वैसे उसको कोलैप्स हुए। तो घर वाले उसको लेके पहुंचते हैं डॉक्टरों के पास, जहां वो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। ठीक है, फिर अभिषेक बनर्जी को ये चीज़ पता चलती है। तो अभिषेक बनर्जी जो है वो क्या करता है, वो सांत्वना देने के लिए निकलता है उसके घर की तरफ। एंड रास्ते में जो उसकी रिलाई होती है, जो पिलाई होती है, वो आप सबने मीडिया में देखी। वो उसके बहुत सारे क्लिप्स बहुत जगह फ्लोट हो रखे। तो जाते हुए रास्ते में उसके साथ, मतलब अभिषेक बनर्जी के साथ जो होती है, वो मॉब लिंचिंग की कोशिश की जाती है, और उस पर अंडे फेंके जाते हैं, और उस पर पथराव भी किया जाता है। ठीक है, पर वो बच जाता है। फिर उसके बाद वो जाता है कर्माकर के घर। उसके वहाँ पे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपने ये दिखाता है, ड्रेस दिखाता है, अपने ऊपर फेंके हुए अंडे दिखाता है, वो ईंट के मतलब छोटे छोटे खरोच दिखाता है, और बोलता है कि मुझे तो आज पूरी मारने की साजिश थी और ये सब बीजेपी करवा रही है। उसके बाद आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अब हम समझेंगे कि टीएमसी ने कैसे ये सारी कॉन्स्पिरेसी प्लान की एंड इसको एग्जीक्यूट किया बीजेपी को बदनाम करने के लिए। सबसे पहले पॉइंट ये है, आप एक चीज़ समझो, क्या अभिषेक बनर्जी को पहले से पता था कि उस पर अटैक होने वाला है?
नहीं आप बताओ, उसको पहले से पता था? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो निकलने से पहले और बोलता है कि मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरे पे अटैक हो सकता है और इसमें बीजेपी का हाथ होगा। अगर मेरे पे अटैक होता तो उसमें बीजेपी जिम्मेदार होगी, मुझे ऐसे इनपुट्स आए हैं, ठीक है। तो अब ये है कि उसके बाद ये सोचो, जब वो जाता है, उस पर वो अटैक होता है, तो उस अटैक के टाइम पे सडन उसको हेलमेट कैसे मिल जाता है? जो हेलमेट उसको पत्थर से बचाता है, अंडों से बचाता है। ये बताओ कि अगर कोई अटैक करेगा, किसी को टाइमिंग तो पता नहीं होता अटैक का, तो उस पर जब अटैक होता है उसको सडन भीड़ में से एक हेलमेट उसको दिया जाता है जो वो पहन लेता है। और जब अटैक होता है उसके साथ पुलिस भी नहीं थी। तो अगर इस बंदे को ये चीज़ पता थी कि इस पे अटैक होने वाला है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसने अपने टीएमसी की इतनी बड़ी सेना थी, इतने बड़े कार्यकर्ता थे, उनको क्यों नहीं अपने साथ लिया अपनी रक्षा के लिए? इसने पुलिस को क्यों नहीं बोला कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि मैं जा रहा हूँ? इसने कुछ नहीं बोला और ये सीधा सीधा वहाँ से निकल गया। और इन साहब को क्रिकेट हेलमेट मिल जाता है जब इन पे ये सारा कांड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, एक तो हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये समझो कि उसके गले में, आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो अभिषेक बनर्जी के गले में एट द टाइम ऑफ अटैक एक मोटी सी गोल्ड चेन थी। तो भाई आप ये बताओ, अगर कोई आपको मॉब लिंच करने आएगा, आपके ऊपर इतने अटैक होंगे, इतने लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो कोई ना कोई तो आपकी चेन उठा के मतलब निकाल के तो ले ही जाएगा ना भाई। कौन चेन छोड़ता है? इतना अटैक हुआ आपके पास, आपके गले के ऊपर उसका एक्सेस है, इतने हाथ आए आपके ऊपर, इतने घुसे पड़े, तो भाई आपकी चेन कौन छोड़ेगा? चेन को बिल्कुल छुआ भी नहीं किसी ने, ठीक है। तो अगर ये प्री प्लान्ड नहीं था तो आपको हेलमेट भी मिल जाता है, आपकी चेन भी एकदम वैसी की वैसी रहती है। अब एक और पॉइंट समझो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये पता चलता है, कि कैसे ये साबित हो रहा है धीरे धीरे कि दिस वाज लाइक कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट बीजेपी, उनकी इमेज खराब करने के लिए। अब ये बताओ, शाइनी घोष इसकी सबसे खास है और वो वहाँ की एमपी है जो उनके साथ उस टाइम नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? आप मुझे बताओ। इनकी जो प्रॉपर्टी जो इनकी बताई गई थी, जो इन्होंने डिक्लेयर की थी, उसमें 16 प्रॉपर्टी शाइनी घोष के साथ उनकी जॉइंट में थी। तो शी वॉज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर पॉलिटिकल कैरियर एज वेल एज पर्सनल। क्यों कोई किसी के साथ 16 प्रॉपर्टीज बनाएगा बंगाल में? इतनी महंगी प्रॉपर्टीज हैं वो, ठीक है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में थे या जो भी है। तो वही बात है कि अब इसके बाद एक चीज़ और समझो, सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मृतक से मिले और आराम से ये घर चले गए। आराम से इन्होंने घर का रास्ता पकड़ा और घर चले जाते हैं। फिर घर जाके वो लगाते हैं ममता बनर्जी को फ़ोन के मैं मिल के आ गया। फिर उसके बाद होती है नेक्स्ट स्टेज, स्टेप 2, ठीक है। उस स्टेप 2 में क्या होता है, वो ममता बनर्जी से बात करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे फेंट होने का नाटक करते हैं, ठीक है। मतलब वो फेंट हो जाते हैं वहाँ पे और उनको घर में जो भी उनके समर्थक होते हैं, जो भी होते हैं, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ उनको स्ट्रेचर पे लेटाया जाता है और वो ऐसे बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं जैसे वो बहुत उनको मारा गया है और बहुत उनकी जान खतरे में है, ठीक है। उनका मेडिकल होता है बाकायदा और उनके मेडिकल में क्या आता है पता है? सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं है, इनकी तबीयत ख़राब है। वहाँ पे ममता बनर्जी भी आ जाती है और बोलती नहीं नहीं इनकी तबीयत ख़राब है, इसको एडमिट करो और इसकी मेडिकल लिए वो वापस करो, ये वो। तो कहते हैं नहीं भाई, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हमको मिला है। फिर ममता बनर्जी उनको उठा के दूसरे हॉस्पिटल ले जाती है। फिर जब वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले जाती है, वहाँ ममता बनर्जी हल्ला वो करने लगती है कि इसको एडमिट करो, एडमिट करो। ये भी नहीं बोलती है कि इसको चेक करो, बोलती है एडमिट करो, सीधा एडमिट करो और बहुत सीरियस तबीयत है और इनका फिर से मेडिकल करो। ठीक है भाई, डॉक्टर बोलता है फिर से मेडिकल करते हैं, फिर से मेडिकल होता है। जब तो देखते हैं भाई सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। तब ममता बनर्जी हल्ला करती है कि नहीं, ये आप उसको एडमिट नहीं कर रहे हो, जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ये है वो है, इसकी छाती में दर्द है, एक 100 नौटंकी करती है। डॉक्टर बोलता है इसको जो अंडे मारे थे ना, उन अंडों की बदबू की वजह से ये घर पे फेंट हुआ और उसके बाद उन अंडों की वजह से इसके पेट में गैस भी बन रही है क्योंकि ये बदबू सूंघता रहा है, तब से सूंघ रहा है। एंड इसको एक काम करो, गैस की टैबलेट दो और इसको ले जाओ, ही इज़ ऑल राइट। इस पे हल्ला मचाती है भाई ममता बनर्जी बहुत, और पूरा मीडिया बुला लेती हैं, पर कोई नहीं सुनता। जब हल्ला और ज़्यादा होता है तो भाई फिर पुलिस आती है, तो भाई बहुत हल्ला वो मचाते हैं, ममता बनर्जी मचाती है। अब उसके बाद फिर पुलिस को लगता है यार इतना हल्ला वो मचा रही है, इतना मॉब लिंचिंग हो गया, तो भाई पकड़ते हैं बंदे। तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। उस इन्वेस्टिगेशन में 6 बंदे पकड़े जाते हैं और वो जो 6 बंदे पकड़े जाते हैं वो कहाँ के निकलते हैं पता है? किसके निकलते हैं? टीएमसी के।
वो 6 के 6 बंदे टीएमसी के, लेकिन जब पिछवाड़े में लात पड़ती है, पिछवाड़े में जब पुलिस की मार पड़ती है, तो फिर असली खेल सामने आता है कि ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की सोची समझी साजिश थी, जिन्होंने इन टीएमसी वालों को अपने साथ रखा था। अब बात ये आती कि भाई ये साजिश की क्यों इन्होंने, क्यों उसको एडमिट कराने पे इतना जिद पकड़ी हुई थी, क्या थी? फिर भाई जब पूरी रिपोर्ट्स जब मतलब खंगाली जाती हैं, जब पुलिस की इंक्वायरी होती है ना, तो जो चीज़ें सामने आती हैं वो एकदम दिमाग चकरा देंगी आपका। तो ध्यान से सुनना। एक्चुअली क्या है, अभिषेक बनर्जी जो था वो बात बात पे ट्रीटमेंट के लिए फ़ौरन जाता था जब वो टीएमसी सत्ता में थी। छोटी छोटी बात के लिए, बुखार हो जाए, फ़ौरन कुछ भी हो जाए, फ़ौरन भागता था। लेकिन अभी इतना बड़ा कांड हुआ, इसके हिसाब से ये फ़ौरन नहीं भाग रहा था। तो क्यों फौरन नहीं भाग रहा? तो सबने सोचा यार ये टीएमसी वाले खुद सोच रहे थे भाई ये हर बात पे फौरन भागता, तो अब क्यों नहीं भाग रहा है? तो पता चलता है कि हाई कोर्ट ने उसकी एफआईआर के चक्कर में, हाई कोर्ट ने उसको बोला हुआ है कि तू देश छोड़ के नहीं भाग सकता। अब देश छोड़ के नहीं भाग सकता, एफआईआर है, अभी तो अरेस्ट रोकी हुई है, पर जल्दी अरेस्ट होने वाला है। तो फिर ममता बनर्जी और इनको ये टेंशन थी कि अगर एक बार अरेस्ट हो गया और बीजेपी इसको छोड़ेगी नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए अंदर इतने केस ठोके कि ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका क्या है? मेडिकल इमरजेंसी। इंडिया में क्या, मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे बहुत कुछ होता है। तो इन्होंने सोचा कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे इसको फ़ौरन भगाएंगे, एंड देन फ़ौरन से ये कभी वापस आएगा नहीं, वहाँ पे यहाँ वहाँ फ़ौरन में घूमता रहेगा और बाहर से अपना पूरा नेटवर्क चलाता रहेगा, और इसकी जान बचेगी और इसकी जेल बचेगी, और जो भी बीजेपी इसको सज़ा देने वाली है उससे ये बच जाएगा। तो ममता बनर्जी ये भूल गई थी और अभिषेक बनर्जी ये भूल गया था कि ये बीजेपी है, ये भाई बख्शने वालों में से नहीं है। तो अब इसीलिए इनका ये नाटक भी फेल हो चुका है, और जल्दी ही एफआईआर के चक्कर में अब अभिषेक बनर्जी होने वाला है अरेस्ट। तो ये थी पूरी कहानी इनके अंडाकांड की, खुद की सोची समझी बैठ के की गई कॉन्स्पिरेसी, जिससे ये मेडिकल इमरजेंसी बता के अभिषेक बनर्जी को भारत से बाहर निकालें, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी कभी भारत में दिखे ही ना, और वहीं के वहीं बस कहीं ना कहीं गायब हो जाए, और बाहर से अपना नेटवर्क चलाता रहे टीएमसी को मजबूत करने के लिए। So this was the whole story. So if you like the story, if you like the video, please like and subscribe. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। सब्सक्राइब करके जाना यार। थैंक यू।